नमस्कार। आप देख रहे हैं द पाइथागोरस क्लासेस और आज के इस वीडियो लेक्चर में प्रकाश के परावर्तन जो क्लास 10th के फिजिक्स का पहला चैप्टर है उसका यह सेकंड पार्ट है। इसके पहले पार्ट को ही मैं कंटिन्यू कर रहा हूं जो कि सेकंड पार्ट के तौर पर है, जिसके पिछले पार्ट में आपको बताया गया होगा कि प्रकाश क्या है, प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश क्या क्या गुण हैं, इसके अलावा प्रकाश का किन किन माध्यमों में कितना कितना चाल होता है। इसके साथ ही साथ आत्मदीप्त पदार्थ क्या है, अदीप्त पदार्थ क्या है, प्रकाश पुंज किसे कहते हैं, प्रकाश पुंज कितने तरह के होते हैं। इसके साथ ही साथ आपको बताया गया होगा कि पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ, पारभासी पदार्थ ये सब क्या होते हैं, छाया कैसे बनता है, इन तमाम चीज़ों को। तो जो विद्यार्थी उन चीज़ों को नहीं देखे हैं तो इसका पिछला पार्ट पहले आप देख लीजिए, फिर आप सेकंड पार्ट देखिए, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट जो है और स्ट्रांग हो पाएगा और आपको तमाम चीज़ें जो है पूरी तरह से समझ में आएगी। चलिए, तो इसी के साथ सेकंड पार्ट शुरू करते हैं और जहाँ जहाँ पर पिछला पार्ट का कॉन्सेप्ट लगेगा मैं प्रयास करूँगा कि उसको साथ में जोड़ता हुआ चलूँ और आपको समझाता हुआ चलूँ। खैर, ध्यान दीजिएगा, इस पार्ट में प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं उसके बारे में आपको क्लियर से समझाया जाएगा। प्रकाश का परावर्तन, जिसको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अंग्रेजी में कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन किस प्रकार से होता है उसको समझने के लिए यहाँ पर एक पैराग्राफ में जो चीज़ें लिखी हुई हैं उन बातों के ऊपर गौर कीजिए। सबसे पहले कि जब प्रकाश की किरणें किसी समांगी माध्यम से चलकर किसी वस्तु के सतह पर पड़ती है तो वे किरणें या तो वस्तु द्वारा अवशोषित हो जाती है या फिर उस वस्तु को पार कर जाती है या उसके सतह से टकराकर वापस लौटती है। मोटा मोटी समझिएगा कि अगर प्रकाश की किरणें चलते हुए किसी वस्तु पर पड़ती है तो या तो वह वस्तु में ही प्रकाश लुप्त हो जाएगा, यानी कि उस वस्तु के द्वारा प्रकाश को अवशोषित कर लिया जाएगा, या फिर उस वस्तु को ही पार कर जाएगा, या फिर उस वस्तु के ऊपर पड़ने के बाद टकरा कर करके वापस लौटेगा। यानी कि तीन प्रकार की घटनाएं जो है पूरी तरह से संभव है। एक सबसे पहली घटना जिसमें मान लीजिए कि प्रकाश की किरणें वस्तु द्वारा ही अवशोषित कर ली जाती है, वस्तु द्वारा ही लुप्त कर लिया जाता है, या फिर उस वस्तु के द्वारा पार हो जाता है, या फिर प्रकाश की किरणें टकरा कर करके वापस उसी दिशा में लौटती है। यहाँ समझिएगा, समांगी माध्यम, जो एक शब्द है समांगी माध्यम, समांगी माध्यम का अर्थ हुआ कि एक ऐसा माध्यम जिसके प्रत्येक भाग गुण और बनावट से एकदम समान हो, प्रत्येक भाग का गुण और बनावट एक समान रहे हर जगह। उदाहरण के लिए हवा एक समांगी माध्यम है, जल एक समांगी माध्यम है। तो इस प्रकार के माध्यम में, यानी हमारे वायुमंडल में ही हवा, हमारे वायुमंडल में ही प्रकाश की किरणें गति करते हुए किसी वस्तु पर पड़ती है तो तीन प्रकार की घटनाएं संभव है। एक तो उस वस्तु के द्वारा प्रकाश का अवशोषण, दूसरा उस वस्तु को पार कर जाना, और तीसरा उससे टकरा करके वापस लौटना। और जो तीसरा वाला जो घटना है कि किसी वस्तु से टकरा करके लौटना, इसी को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इसी को कहते हैं। इसका उचित डिफिनेशन आप ऐसे दीजिएगा कि जब प्रकाश की किरणों का पहले माध्यम में ही वापस लौटने की घटना को, यानी कि प्रकाश की किरणों का पहले माध्यम में ही वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यहाँ पर माध्यम का जिक्र करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इसके अगला पाठ में जो प्रकाश का अपवर्तन है वहाँ पर पूरा माध्यम का ही खेल है कि जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी उसके ऊपर पूरी चर्चा होगी कि जब प्रकाश की किरण हवा से जल में, जल से हवा में, हवा से कांच में, कांच से हवा में, इस प्रकार गति करती है तो क्या क्या होता है। इस वजह से यहाँ पर माध्यम का जिक्र करना आवश्यक है कि प्रकाश के परावर्तन में माध्यम चेंज नहीं होता है। कि अगर प्रकाश की किरणें गति कर रही है, गति करने का अर्थ है कि वो हवा में ही गति कर रही है, प्रकाश की किरणें
हवा में ही चल रही है या फिर जल में ही चल रही है और चलते हुए किसी वस्तु से अगर टकरा करके वापस लौटती है तो उस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। समझिएगा कि प्रकाश की किरणों का पहले माध्यम में ही वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, आगे चलिए। परावर्तक सतह, अंग्रेजी में इसको रिफ्लेक्टर कहते हैं। इसको समझिएगा कि प्रकाश जिस सतह से टकरा कर करके अपने ही माध्यम में लौटता है उसे परावर्तक सतह कहते हैं, रिफ्लेक्टर कहते हैं। यानी कि जिस सतह से टकरा कर करके वापस अपने ही माध्यम में लौटता है। कहने का अर्थ हुआ कि अगर प्रकाश की किरणें, मान लीजिए एक टॉर्च हम जलाते हैं, टॉर्च जलाते हैं, थोड़ा दूर पर हमारे मतलब ऐसे समझिएगा कि जहाँ से हम टॉर्च जला रहे हैं उससे 20-25 मीटर की दूरी पर कोई दीवार खड़ी है, कोई दीवार है स्थित, और हम टॉर्च का जो लाइट है वो दीवार के ऊपर डालते हैं। तो क्या होगा कि टॉर्च का जो लाइट है वो हवा से गति करते हुए, जैसे टॉर्च के लाइट और दीवार के बीच में हवा एक माध्यम बन गया, तो उस हवा से गति करते हुए दीवार पर जाएगी और गति दीवार पे जैसे ही पड़ती है तो टकरा करके हमारे ही ओर लौटेगी। तो समझिएगा कि दीवार जहाँ पे जा कर करके टॉर्च का लाइट पड़ा, यानी कि प्रकाश जिस सतह से टकरा करके लौटा उसी सतह को रिफ्लेक्टर कहते हैं। यानी इस उदाहरण में दीवार जो हमारे लिए है वो रिफ्लेक्टर बन गया। या फिर मान लीजिए कि हम जिस मिरर में, जिस आईने में प्रतिदिन अपना इमेज देखते हैं, अपना फेस है जो देखते हैं, वो प्लेन मिरर होता है। घर में यूजुअली जो है प्लेन मिरर का ही यूज किया जाता है। तो उस प्लेन मिरर में जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं, उस प्लेन मिरर में ही टॉर्च के लाइट को मारते हैं तो वो टॉर्च का सारा लाइट क्या होगा, वापस हमारे ही ओर चला आएगा। तो जिस सतह से, जिस स्थान से टॉर्च का प्रकाश टकरा कर करके वापस आपकी ओर लौटा, उसी स्थान को परावर्तक सतह रिफ्लेक्टर कहते हैं। ठीक है, उसी स्थान को रिफ्लेक्टर कहेंगे। यहाँ पर प्लेन मिरर जो समतल दर्पण है वो हमारा रिफ्लेक्टर हो गया, यानी जिस सतह से टकरा करके वापस लौटा उसी सतह को परावर्तक सतह कहते हैं। आगे समझिएगा, चांदी, सिल्वर जो है सबसे अच्छा परावर्तक है। चांदी जो है सबसे अच्छा परावर्तक है। बहुत सारे परावर्तक सतह हो सकते हैं, चांदी, दीवार, लकड़ी, मतलब किताब, अगर कहीं पे किताब है तो वो हो गया। इसके अलावा बहुत सारे परावर्तक सतह आपको मिल जाएंगे कि जिस पर से प्रकाश की किरणें टकराती है और टकरा करके वापस आप ही की ओर लौटती है। परावर्तक सतह के प्रकृति अनुसार परावर्तन जो है दो तरह के होते हैं। परावर्तक सतह का प्रकृति दो प्रकार का हो सकता है। एक स्थान पे कि परावर्तक सतह एकदम चिकना है, जैसे समतल दर्पण एकदम चिकना है। दूसरा कि रुखड़ा टाइप का है, एक ऐसा दीवार जिस पे प्लास्टर ना किया गया हो, एकदम रुखड़ा परावर्तक सतह है। तो परावर्तक सतह के प्रकृति के अनुसार परावर्तन दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला नियमित परावर्तन, जिसको अंग्रेजी में रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। यानी जब प्रकाश की किरणें चिकनी और चमकीली सतह पर पड़ती है तो उसे नियमित परावर्तन कहेंगे, तब उस चीज़ को नियमित परावर्तन कहा जाएगा। परावर्तन इस प्रकार से हो कि जो हमारा लाइट है, जो हमारा प्रकाश का किरण है, वो एकदम स्मूथ चिकना जगह पे जाकर के पड़े और चमकीला जगह पर जाकर के पड़े। तब वहाँ पड़ने के बाद जब किरणें लौटेगी तो एक निश्चित निश्चित नियम के अनुसार लौटेगी, जिसके बारे में आगे चर्चा किया जाएगा। और उसी चीज़ को कहेंगे नियमित परावर्तन। यानी नियमित परावर्तन होने के लिए यह आवश्यक है कि जो हमारा परावर्तक सतह रहे वो चिकना और चमकीला रहे। और इसका जो अपोजिट होता है अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन जिसको इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहिएगा, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। यानी इसका एकदम जस्ट अपोजिट कि जब प्रकाश की किरणें रुखड़ी, एकदम रफ और चमकीला, हाँ चमकीला रहे लेकिन रफ रहे, रुखड़ा रहे, उस सतह पर पड़ेगा तो उसको अनियमित परावर्तन कहेंगे। उदाहरण के लिए समझिएगा, आप यहाँ से एक फिगर दिया हुआ है। हाँ, इरेगुलर रिफ्लेक्शन को ही डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहा जाता है। यहाँ पे समझिएगा कि नीचे एक दर्पण है, समतल दर्पण, समतल दर्पण है और उस पर प्रकाश की किरणें पड़ रही है और पड़ने के बाद एक निश्चित आकृति के अनुसार वापस लौट जाती है, पड़ती है लौट जाती है। पहले फिगर की मैं बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे जो हुआ रेगुलर रिफ्लेक्शन। सेकंड फिगर में देखिएगा कि जो हमारा सतह है वो एकदम रुखड़ा है, ऊंचा नीचा इस शेप में है,
तो यहाँ पर जो हो रहा है वो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हो रहा है, यानी कि अनियमित परावर्तन हो रहा है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है। यहाँ पर प्रकाश की किरणें आड़ी तिरछी होते हुए आती है और उसी शेप में वापस जैसे तैसे होते हुए एक दूसरे को काटते छाटते निकल जाती है। आगे समझिएगा, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको फिर से यहाँ पे समझाने का प्रयास किया गया कि परावर्तन के जो प्रकार हैं वो दो प्रकार के होते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। आगे समझिएगा, इस चीज़ को आगे कंटिन्यूअस मैं करूँगा, इस फिगर के बारे में भी आपको एक्सप्लेन करूँगा। उससे पहले आगे कॉन्सेप्ट और थ्योरी को पहले बेहतर तरीके से समझिए। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, इसके कितने नियम होते हैं, उन्हें लिखें। क्लास 10th का सबसे महत्वपूर्ण समझिए कि प्रश्न है आपके फिजिक्स के लिए। सबसे पहला प्रश्न यही है, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, या फिर प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, प्रकाश के परावर्तन के कौन कौन से नियम होते हैं, इन्हीं चीज़ को समझिएगा। बिहार बोर्ड में लगभग 1-2 वर्ष के अंतराल में इस तरह के जो प्रश्न हैं वो आपसे पूछे ही चले जाते हैं और उन प्रश्नों को आसानी से हल भी किया जा सकता है। आगे समझिएगा, जब प्रकाश की किरणें किसी चमकीली सतह से टकराकर वापस लौटती है, उस घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। जब प्रकाश की किरणें किसी चमकीली सतह से टकरा कर करके वापस लौटती है, उस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आप पिछला डिफिनेशन भी दिमाग में रख सकते हैं कि प्रकाश के किरणों को किसी माध्यम में, किसी एक ही माध्यम में टकरा कर लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। या फिर एकदम छोटा सा डिफिनेशन, इसको इस प्रकार से दिमाग में बना सकते हैं कि प्रकाश के किसी वस्तु से टकरा कर लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। कुल मिला जुला कर करके शब्द अलग अलग लेकिन काम एक गो, किसी वस्तु से टकरा कर लौटना, किसी वस्तु से टकरा कर लौटना। चलिए, इसको समझने से पहले ध्यान दीजिएगा यहाँ पर इस चित्र को। समतल दर्पण AB जो है एक समतल दर्पण है, AB जो है एक समतल दर्पण है। समतल दर्पण जो होता है उसको हम विथ डायग्राम ही शो कर सकते हैं, डायग्राम की सहायता से ही शो किया जाता है। इसको शो करने के लिए एक, जिस प्रकार से AB एक रेखाखंड के जैसा हमने खींच रखा है उस प्रकार का खींचना है और नीचे डैश 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 दे दिया जाता है, जिससे पता चलता है कि चेहरा देखने वाला पार्ट आगे है, पीछे जो है जहाँ पे डैश 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 किया गया वो दर्पण का पिछला हिस्सा है। समझिएगा, समतल दर्पण होता कुछ नहीं है। समतल दर्पण कैसे बनता है कि एक समतल कांच ले लिया जाता है, समतल कांच, और उसके किसी एक भाग पर, आगे वाला हिस्सा पर या पीछे वाला हिस्सा पर चांदी की पतली परत जमा दी जाती है। और जो चांदी का पतली परत होता है उसको थोड़ा समय के लिए एडजस्ट होने के लिए छोड़ दिया जाता है और उसके एडजस्ट हो जाने के बाद जैसे ही वो कांच से चिपक जाता है, उसके बाद उस परत के ऊपर ही गहरे रंग से, काला रंग से, ब्लू रंग से, लाल रंग से पेंट कर दिया जाता है, ताकि जो आपने पतली परत जमाई है, वो परत इतना पतला होता है, कागज से भी पतला, उस परत को कोई खरोच ना लगे, इसलिए पेंट कर दिया जाता है। आप अपने घर में जो भी आईना होगा आपके पास उसको देखिएगा, आपको नज़र आएगा कि पीछे वाला हिस्सा में किसी गहरे रंग से पेंट किया हुआ है। वो पेंट जो है सिर्फ और सिर्फ उस चांदी की पतली परत को, उस पतली परत को सुरक्षा के लिए है, एज अ सिक्योरिटी। आगे समझिएगा, आपको आज के बाद से कभी भी समतल दर्पण का जिक्र करने के लिए कहा जाए तो आप इसी प्रकार से कीजिएगा कि एक रेखाखंड के जैसा बनाइएगा और उसके किसी एक भाग पे डैश 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 टाइप का लगाइएगा। इससे पता चल जाता है कि चेहरा देखने वाला पार्ट जो है आगे है, ऊपर है, और नीचे वाला जो हिस्सा है, मैं इस चित्र की बात कर रहा हूँ, नीचे वाला जो हिस्सा है वो मिरर का, दर्पण का पिछला हिस्सा है। और मान लीजिए कि ये भी एक समतल दर्पण है और एक जो प्रकाश की किरण है OM, यहाँ पर एक OM देखिएगा, ध्यान से समझते रहिएगा। OM जो है, इस लाइन की मैं बात कर रहा हूँ, OM जो है वो हमारा आपतित किरण हो गया। और इसके साथ ही साथ मान लीजिए कि जैसे यहाँ से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा कि दर्पण पर ही आ रहा है, यहाँ से इस प्रकार से ही दर्पण पर आ रहा है और आने के बाद जैसे दर्पण पर पड़ता है इस बिंदु पर,
और पड़ने के साथ टकरा करके वापस लौट जाता है, टकरा कर करके वापस लौट जाता है। तो यहाँ से होता है आपका प्रकाश का परावर्तन। समझिएगा कि जो प्रकाश की किरण दर्पण पर पड़ती है, ओएम, जो चूंकि दर्पण पर पड़ने वाला प्रकाश की किरण है, तो ओएम को आपतित किरण कहते हैं। और ओएन जो है दर्पण से टकरा कर करके वापस लौट गया, इसको परावर्तित किरण कहते हैं। और बीच में एक अभिलंब ओपी जो है एक लिया जाता है, एक अभिलंब हम खींचते हैं, और ओपी जो है वो दर्पण के सतह से एकदम लंबवत खड़ा होता है, 90 डिग्री के कोण के साथ खड़ा होता है। यानी कि ओपी की अगर आप बात कीजिएगा तो यहाँ से यहाँ तक का जो कोण बनता होगा वो प्योरली आपका एकदम से 90 डिग्री का कोण बनता होगा। और इस तरीके से ये लंबवत एकदम दर्पण के साथ खड़ा होता है, नाम से ही पता चलता है जी, अभिलंब। तो फिर से ध्यान दीजिएगा, ए बी एक समतल दर्पण है, ओ एम प्रकाश की किरण है जो दर्पण से टकराने के बाद ओ एन के रूप में परावर्तित होती है, और ओ पी जो है अभिलंब है। अब समझिएगा, अभिलंब और आपतित किरण, इसके बीच में जो कोण है उसको हमने आई से डिनोट किया है। इसका अर्थ होता है अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बन रहा है उसको आपतन कोण कहते हैं। अंग्रेजी में उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहा जाता है, जिसको आई से सूचित करते हैं। इसके बाद ये जो ओ एन है, परावर्तित किरण है, और अभिलंब, इन दोनों के बीच के कोण को आर से सूचित किया है। इन दोनों के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसको आर से सूचित करेंगे। इसके लैंग्वेज को कॉन्सेप्ट, लैंग्वेज और उसके कॉन्सेप्ट को बेहतर तरीके से समझिए। माना कि ये भी कोई समतल दर्पण है, आप आवश्यकता पड़ने पर इन सभी नोट्स को अपने नोटबुक में तैयार भी कर सकते हैं, और यह आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही एक बेहतरीन नोट्स साबित होगा अगर आप इसको बेहतर तरीके से नोट भी करते चलेंगे, समझते भी चलेंगे। और मैं साथ में जैसे ही चैप्टर ख़त्म होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवाऊंगा, न्यूमेरिकल्स भी करवाऊंगा, और जो प्रश्न फॉर मतलब एज अ एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, परीक्षा के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण होगा, व्यू ऑफ एग्जामिनेशन, उन सभी चीज़ों को क्लियर करते चलूँगा। उन सभी प्रश्नों को एक एक कर करके मैं डालता रहूँगा, ताकि मतलब किसी भी प्रकार से प्रयास यही रहेगा कि कोई भी टॉपिक, कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी चीज़ जो है छूटे नहीं, और सारा का सारा चीज़ मैं डाल सकूं जो आपके लिए बेहतर हो सके, आपके काम आ सके। चलिए, इसके लैंग्वेज को सबसे पहले समझिए कि ए बी कोई समतल दर्पण है, ओ एम आपतित किरण है जो दर्पण पर पड़ा और जो दर्पण से टकराने के बाद परावर्तित होती है, और ओ एन जो हो गया वो परावर्तित किरण हो गया। बिंदु ओ आपतन बिंदु है। हाँ समझिएगा, इस बात को मैंने चित्र में एक्सप्लेन नहीं कर पाया। जिस बिंदु पर आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों टिका हुआ होता है, उसी बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। और उसी बिंदु से जो हम अभिलंब खींचते हैं प्योर 90 डिग्री दर्पण के सतह के साथ, वही ओपी जो है आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब बन जाता है। फिर से, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। कई बार ऑब्जेक्टिव में प्रश्न भी मिला है जी, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, ऐसे करके। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं, और इसका जस्ट उल्टा अपोजिट, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। आगे समझिएगा, यहाँ से समतल दर्पण के बारे में थोड़ा सा हमने जानकारी आपको दी है कि समतल दर्पण क्या होता है। उसको सबसे पहले समझ लीजिए। जो पीछे हम बता रहे थे कि एक कांच लेते हैं, कांच के किसी एक भाग को चांदी की पतली परत चढ़ाई जाती है, और चांदी की पतली परत चढ़ाने की क्रिया को कहते हैं रजतित करना। रजतित करना, तो उसको रजतित किया जाता है, हिंदी शब्द है थोड़ा सा। और रजतित भाग को गहरे नीले या काले रंग से पेंट कर देते हैं। पेंट सिर्फ वही बताए थे कि उसके खरोच मतलब उसमें ना लगे, सुरक्षित रहे, थोड़ा सा उसका लाइफ जो है बढ़ जाए, उसके लिए उसको पेंट कर दिया जाता है, और इस प्रकार से समतल दर्पण तैयार होता है। आगे समझिएगा कि प्रकाश का परावर्तन जो है उसका दो नियम होता है। पहला नियम क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ध्यान से समझिएगा, जो बिंदु ओ पे टिका हुआ है सिर्फ वही खेल है सब कुछ। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में रहता है। और इसके साथ ही साथ दूसरा नियम होता है
जो आपतन कोण है परावर्तन कोण के सदैव समान रहेगा, बराबर रहेगा, I = R। यहाँ से इन सभी चीज़ों का इंग्लिश नेम हमने ले रखा है। आपतित किरण को इंसिडेंट रे कहेंगे, परावर्तित किरण को रिफ्लेक्टेड रे कहिएगा, आपतन बिंदु पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, अभिलंब नॉर्मल, आपतन कोण एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसको आई से सूचित करते हैं, परावर्तन कोण एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जिसको आर से सूचित करते हैं। यहाँ पे फिर से देखिएगा, उसी फिगर को बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास किया है हमने। यह एक प्लेन मिरर है, मान लीजिए नीचे वाला जो आपको दिख रहा है शेप, ये प्लेन मिरर है और यहाँ से प्रकाश की कोई किरण जो है पड़ती है, पड़ने के बाद रिफ्लेक्ट होती है। तो इंसिडेंट रे यानी आपतित किरण, रिफ्लेक्टेड रे यानी परावर्तित किरण, और इसके बीच में अभिलंब लिया गया जो आपको एक अलग कलर में दिख रहा होगा, और अभिलंब और इसके बीच का कोण एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी आपतन कोण, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन कोण, I = R। ठीक है ना। आप इसको नीचे के शेप में भी कर करके दिखा सकते हैं, और इस तरीके से मिरर हमेशा बनाने का जो तरीका है वो यही तरीका आप डायग्राम के लिए यूज करिएगा। आप अपने पुस्तक को भी खोलिएगा तो इसी प्रकार से आपको मिलेगा। तो प्रकाश के परावर्तन को जानने समझने के लिए इसके बीच का क्या फंडा है। सबसे पहले कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। तो जब प्रकाश की किरणें किसी चमकीली सतह से टकरा करके वापस लौटती है, उस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसके बाद सबसे पहला सर्वप्रथम आपका काम होना चाहिए कि आप फिगर को दिमाग में एकदम बैठा लीजिए। अगर आप फिगर बनाने के लिए जान गए कि कौन से किरण को परावर्तित किरण कहना है, कौन पहले आपतित किरण हुआ, कैसे दर्पण से टकराने के बाद उसका परावर्तन हुआ, बीच में अभिलंब लेना है और चित्रानुसार उसको लैंग्वेज में लिखना है, और लिखने के बाद बताना है कि परावर्तन के 2 नियम हुए। बहुत सिंपल है, परावर्तन के 2 नियम है। पहला नियम चित्र के देखते के साथ, ये दोनों नियम जी चित्र के देखते के साथ ही आदमी बताएगा। आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक के तल में है ना। ध्यान से समझिएगा कि आपतित किरण जैसे यहाँ पे ई वाला जो हुआ ये आपतित किरण है, ई जो आपका है वो परावर्तित किरण है, ई जो है ये अभिलंब है। तीनों एक ही जगह पर है कि नहीं, यहाँ पर देखिए तो तीनों सब एक जगह पे है। और यहाँ से आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है, यानी I = R, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। अगर इन सभी नियमों को आप ध्यान में रखते हैं, मतलब कि प्रकाश के परावर्तन जो है आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही मजबूत है, समझ चुके हैं इन सभी चीज़ों को। परीक्षा में ऑब्जेक्टिव से लेकर करके सब्जेक्टिव में हर जगह कहीं ना कहीं हर साल आपको बिहार बोर्ड में ही प्रश्न, मतलब इस टॉपिक से, इस कॉन्सेप्ट से प्रश्न पूछना ही पूछना है। ठीक है, तो यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको ज़रूरत पड़े तो 1 बार 2 बार 3 बार वीडियो को देखिए और इससे संबंधित चीज़ों को बेहतर तरीके से अध्ययन करिए। अगर कोई चीज़ें आपको लगता है डाउट तो कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, चलिए इसी के साथ इस टॉपिक को समाप्त करते हैं और इसके बाद फिर इसके अगले पार्ट को कंटिन्यूअस करेंगे।